गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स एंड लेक्चर 2 जो था जियोग्राफी का, कल हमने थ्योरी जो है वो अपलोड किया था, थ्योरी का वीडियो। और आज जो है एमसीक्यूएस जो हम उसके रिलेटेड वो देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एंड इसके अलावा कोऑपरेटिव पोर्शन जो है जेकेपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए, वो अगर आपको पढ़ना है तो हमारे चैनल पर सारी वीडियोज़ जो हैं पूरे सिलेबस की वो वहाँ पर कवर हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप सर्च कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हैं ये हमारे सोलर सिस्टम के रिलेटेड ही रहेंगे, तो आपको सोलर सिस्टम से बाहर जाकर सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो सोलर सिस्टम के बीच की ही बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि हॉटेस्ट प्लैनेट जो है हमारे सोलर सिस्टम का वो कौन सा है। तो देखिए, ऑप्शन में आपको मरकरी, वीनस एंड मार्स दिखाई देगा। तीन तीन ऑप्शन ही मैंने आज रखे हुए हैं। सूरज के सबसे पास जो है वो आपको पता है कि मर्क्यूरी जो है वो सूरज के सबसे बाद में आने वाला, यानी सबसे पहले आने वाला सूरज के साथ वो मर्क्यूरी प्लैनेट है। लेकिन फिर भी मर्क्यूरी जो है वो सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस जो हैं उनकी तादाद जो है वो थोड़ी कम है एज़ कम्पेयर टू वीनस। तो वीनस में जो है काफ़ी ज़्यादा तादाद है ग्रीन हाउस गैसेस की एज़ कम्पेयर टू मर्क्यूरी। एंड वीनस जो है वो आपको पता है सेकंड आता है सूरज के बाद। अगर मर्क्यूरी के बाद अगर कोई आता है तो वीनस प्लैनेट आता है। तो वीनस की सेकंड पोजीशन और साथ में वहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस की ज़्यादा तादाद होने की वजह से वहाँ का टेम्परेचर जो है वो सबसे ज़्यादा हॉट जो है वो माना जाता है जितने भी सोलर सिस्टम में प्लैनेट हैं। तो आंसर इसका बिल्कुल वीनस रहेगा, राइट आंसर। ओके, राइट आंसर इज वीनस। वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम का नाम जो है वो मिल्की वे है, आकाशगंगा भी है। ठीक है, दूसरा है द वर्ड प्लैनेट डिराइव फ्रॉम। तो वर्ड प्लैनेट जो है ये कौन से वर्ड से जो है डेराइव किया गया है। तो इसका आंसर जो है वो बिल्कुल ऑप्शन ए रहेगा, दैट इज़ ग्रीक वर्ड। तो ग्रीक वर्ड जो है वहाँ से जो है प्लैनेट वर्ड जो है वो लिया गया है। ओके, उसके बाद तीसरे क्वेश्चन में अगर आप आओगे तो यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन में, सॉरी पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। यहाँ पर है कि गैनीमेड लार्जेस्ट मून ऑफ आवर सोलर सिस्टम बिलोंग्स टू। तो आपको पता है हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं उनमें काफ़ी सारे प्लैनेट्स हैं जिनके मून हैं। जैसे हमारा अर्थ है, हमारे अर्थ का भी एक मून है। एंड लाइकवाइज वीनस और आप मरकरी एंड वीनस को छोड़कर अगर आप आगे देखोगे तो हर एक प्लैनेट के अपने अपने मून्स हैं। इवन कुछ प्लैनेट्स ऐसे भी हैं जिनके मून्स जो हैं 50, 60, 70, 80 मून भी किसी किसी प्लैनेट्स के हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन इन सब में से सबसे बड़ा मून जो है वो है गैनीमेड, उसका नाम है गैनीमेड। तो आपको बताना है ये जो गैनीमेड जो कि सभी मून्स में से सबसे बड़ा मून है साइज़ के मामले में, वो कौन से प्लैनेट का मून है। तो बिल्कुल इसका आंसर जो है वो आपको पता ही है। लार्जेस्ट प्लैनेट जो है हमारे सोलर सिस्टम का जुपिटर, उसी का जो है ये मून है गैनीमेड, जो कि सबसे बड़ा मून है हमारे सोलर सिस्टम में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि स्मॉलेस्ट प्लैनेट जो है हमारे इसमें पूरे सोलर सिस्टम में सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट जो है वो कौन है। तो वो बिल्कुल आपको पता है, दैट इज़ मर्क्यूरी। ठीक है, मर्क्यूरी जो है वो सबसे छोटा प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम का है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर अगर आप जाओगे तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि टाइटन द सेकंड लार्जेस्ट मून बिलोंग्स टू। जैसे हमने गैनीमेड के बारे में भी पढ़ा कि गैनीमेड सबसे बड़ा प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम का। तो सेकंड लार्जेस्ट जो है, यानी गैनीमेड के बाद जो दूसरे नंबर में सबसे बड़ा मून आता है वो है टाइटन। टाइटन नाम है। और टाइटन आपको बताना है कि ये कौन से प्लैनेट से बिलोंग करता है। ठीक है, तो गैनीमेड जो है वो जुपिटर का आपको पता है कि जुपिटर का मून है। और टाइटन जो है ये हमारे सैटर्न का, सैटर्न प्लैनेट जो है इसका मून है। ओके, तो राइट आंसर रहेगा आपका सैटर्न। उसमें क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाओ तो रेड प्लैनेट जो है वो किसे कहा जाता है। रेड प्लैनेट जो है किसको काम कहा जाता है हमारे सोलर सिस्टम में। तो रेड प्लैनेट जो है उसका आंसर रहेगा बिल्कुल सी, ऑप्शन सी, मार्स। मार्स को रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है ये हम अगले क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल उसके साथ कंटिन्यू करते हैं हम। तो यहाँ पर कहा जाता है कि मार्स इज़ नोन एज रेड प्लैनेट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। कि मार्स को रेड प्लैनेट कहा जाता है, किस लिए कहा जाता है, वहाँ पर किस चीज़ की मौजूदगी की वजह से। मार्स को अगर आप यूनिवर्स में सोलर सिस्टम में बाहर जाकर देखते हो तो मार्स आपको बिल्कुल रेड कलर का दिखाई देता है। तो वहाँ पर किस चीज़ की मौजूदगी की वजह से उसका कलर रेड दिखाई देता है। तो आंसर इसका रहेगा बिल्कुल ऑप्शन सी, दैट इज़ आयरन ऑक्साइड। तो आयरन ऑक्साइड की मौजूदगी की वजह से जो है काफ़ी
काफ़ी ज़्यादा तादाद में वहाँ पर आयरन ऑक्साइड जो है वो मौजूद है, जिसकी वजह से अगर आप बाहर से देखोगे यूनिवर्स के बाहर से, सोलर सिस्टम के बाहर से, तो आपको मार्स जो है वो बिल्कुल लाल गोला दिखाई देगा, एक रेड कलर का बॉल दिखाई देगा, इसलिए इसे रेड प्लैनेट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्राइटेस्ट प्लैनेट जो है वो किसे कहा जाता है, यानी सबसे चमकदार सोलर सिस्टम हमारा जो है, हमारे सोलर सिस्टम में सबसे चमकदार प्लैनेट किसको कहा जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा शाइन करता है दिन के टाइम, जब सूरज की रोशनी जो है वो उस पर पड़ती रहती है। तो बिल्कुल इसका आंसर भी जो है ऑप्शन बी रहेगा, मार्स, सॉरी वीनस। ओके, ऑप्शन बी वीनस जो है इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में आए तो क्वांटिटेटिव वैल्यू जो है चंद्रशेखर लिमिट की, चंद्रशेखर लिमिट के बारे में हमने पढ़ा था बिल्कुल थ्योरी में कि चंद्रशेखर लिमिट ये बताता था कि कौन सा प्लैनेट जो है वो कितने साइज़ में जाता है, कितने साइज़, कितना उसका सन्स के मुकाबले अगर कितना साइज़ रहेगा तो वो वाइट ड्वार्फ बनेगा, और बाकी उस साइज़ से जो ऊपर रहेंगे वो फिर आपको पता है कि न्यूट्रॉन स्टार या फिर ब्लैक होल की तरफ जाते हैं। तो चंद्रशेखर लिमिट क्या थी कि इस लिमिट से कम कम जो हमारे स्टार्स होते हैं, इस अगर इस लिमिट तक रहेंगे या इससे नीचे रहेंगे तो वो एक वाइट ड्वार्फ में एंड होंगे। तो बिल्कुल अगर आपने थ्योरी देखी होगी आपको पता ही होगा, 1.44 टाइम द मास ऑफ द सन। तो जो भी प्लैनेट जो हैं, सॉरी जो भी स्टार्स जो हैं वो सन के मुकाबले अगर 1.44 टाइम बड़े हैं या उससे कम बड़े हैं, तो उनकी जो जब लाइफ का एंड होता है तो वाइट डवार्फ की फॉर्म में उनके लाइफ का एंड होता है। ठीक है, थ्योरी में जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने अच्छे से बताया है। उसके क्वेश्चन नंबर 10वां है, वो है अर्थ ट्विंस किसे प्लैनेट, किस प्लैनेट को कहते हैं। तो कौन सा प्लैनेट है जिसे अर्थ का जुड़वा भाई कहा जाता है, यानी देखने में बिल्कुल अर्थ की तरह है, साइज में बिल्कुल अर्थ की तरह है, रहते वहाँ पर हालांकि ह्यूमन बींग्स नहीं है, लेकिन फिजिकल अपीयरेंस में वो बिल्कुल अर्थ के एक ट्विन की तरह देखा जाता है। तो इसका आंसर भी ऑप्शन बी है, वीनस। तो वीनस जो है वो काफ़ी सारे क्वेश्चंस का आंसर रहता है। तो अगर आपको कुछ नहीं आ रहा किसी प्लैनेट के बारे में तो आप वीनस के ऊपर जो है वो रिस्क ले सकते हैं। ओनली अगर नहीं आता है तो बिल्कुल फिर मत कीजिएगा गलत। क्वेश्चन नंबर 11 है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट जो है इनमें से कौन सा है। तो ऑप्शन आपको जो नीचे दिए गए हैं 4, इसमें से आपको बताना है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट जो है वो कौन सा है। और क्वेश्चन नंबर 12 भी बिल्कुल इसी के साथ रिलेटेड है, जोवियन प्लैनेट किसको कहते हैं। ठीक है, जोवियन प्लैनेट्स जो हैं इन्हें हम गैशियस प्लैनेट भी कहते हैं। ठीक है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स जो हैं ये वो प्लैनेट हैं जिनकी सतह जो है वो वहाँ पर ज़मीन जो है वो काफ़ी मिलती है, रॉक्स काफ़ी मिलते हैं। और जॉवियन प्लैनेट या गैसियस प्लैनेट वहाँ पर हैं, उन्हें कहा जाता है जिनकी सतह पर आपको रॉक्स काफ़ी कम मिलती हैं, यानी धरती काफ़ी कम मिलती है, और एटमॉस्फेयर जो है वो ज़्यादा मिलता है। तो हमारी जो सोलर सिस्टम है उसको आपको पता है कि 8 प्लैनेट हैं उसमें, और जो पहले चार प्लैनेट हैं वो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, और आखिर के जो 4 प्लैनेट हैं वो जोवियन प्लैनेट है। पहले 4 मतलब सन के साथ जो पहले 4 प्लैनेट आते हैं, दैट इज मरकरी, विनस, अर्थ एंड मार्स, दीज आर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। और उसके आगे जो हैं जुपिटर, सटर्न, यूरेनस एंड प्लूटो, सॉरी यूरेनस एंड नेपच्यून, ये आपके आगे जोवियन प्लैनेट। ठीक है, तो इसमें से अगर आप देखोगे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कौन सा है, तो बिल्कुल मार्स इज द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, और जोवियन प्लैनेट में अगर आप देखोगे तो यूरेनस इज द जोवियन प्लैनेट। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो है, शूटिंग स्टार किस चीज़ को कहते हैं। ठीक है, प्लैनेट नहीं है, प्लैनेट का नाम नहीं है शूटिंग स्टार, लेकिन हमारे सोलर सिस्टम के बीच का ही एक ऑब्जेक्ट है जिसे शूटिंग स्टार के नाम से जाना जाता है, जो कि रात को अगर आप देखते हो तो कई बारी ऐसे दिखता है, कुछ ऊपर से गिरता हुआ दिखाई देता है, चमकता, जिसे हम तारा टूटना भी कहते हैं। हम कहते हैं कि तारा टूट गया, लेकिन तारा, शुक्र करिए कि तारा नहीं टूटा है। तारा टूटकर अगर अर्थ के ऊपर गिरे तो अर्थ फिर बचेगी नहीं। तो वो एक चिंगारी सी होती है एक किस्म की, जब हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में कोई चीज़ आती है तो वो बिल्कुल छोटी सी चिंगारी होती है, वो हमारी अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसे वहीं पर ख़त्म कर देती है, और उससे नीचे अगर बच के कोई बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ ऑब्जेक्ट होता है तो फिर नीचे छोटी सी चिंगारी जो है वो बिल्कुल नीचे तक आती है, उसे ही हम शूटिंग स्टार कहते हैं, मीटियोर। अदरवाइज़ अगर छोटी चीज़ होगी तो उसे मैग्नेटिक फील्ड जो होती है हमारी अर्थ की, वो बाहर एटमॉस्फेयर में ही ख़त्म कर देती है, उसे एंटर नहीं होने देती अंदर। ठीक है, तो शूटिंग स्टार किससे कहते हैं, तो ऑप्शन ए
इज़ राइट आंसर। मीटियोर्स जो हैं, ठीक है, मीटियोर्स जो हैं बाहर जब ये रहते हैं यूनिवर्स के, जब मैग्नेटिक फील्ड से बाहर रहते हैं तो उन्हें मीटियोराइट्स के नाम से जाना जाता है। और जब ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस करके अर्थ में एंटर होते हैं तो इन्हें हम मीटियोर्स कहते हैं, या फिर हम इन्हें शूटिंग स्टार भी कहते हैं, गिरता तारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है कि मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार जो है वो किसे कहते हैं। अगेन मैंने आपको अभी भी कहा है कि अगर आपको किसी प्लैनेट के बारे में कोई क्वेश्चन आया और आपको नहीं पता है तो आप वीनस के ऊपर जो है वो रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर राइट भी वीनस होगा। मॉर्निंग और इवनिंग स्टार इसलिए कहते हैं कि सुबह अगर आप जब उठते हो तो पहला तारा अगर आपको कोई आसमान में दिखता है, लास्ट वाला, जब सूरज चढ़ता है तो काफ़ी सारे तारे धीरे धीरे छुपना शुरू हो जाते हैं। आखिर में जो तारा बचता है वो वीनस दिखाई देता है। एंड इवनिंग में भी आपको पहला स्टार जो है वो ये मॉर्निंग सॉरी इवनिंग में भी आपको वीनस ही दिखाई देता है, इसलिए इसको मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो है कि इन विच प्लैनेट सन राइजेज फ्रॉम द वेस्ट एंड सेट इन द ईस्ट। देखिए हमारा अर्थ जो है उसमें क्या है कि सूरज जो है वो ईस्ट से चढ़ता है और वेस्ट में जाकर डूब जाता है। पश्चिम से निकलता है, पूर्व से निकलता है और पश्चिम में जाकर डूब जाता है। लेकिन एक हमारे भाई साहब हैं जहाँ पर क्या होता है कि पश्चिम से सूरज निकलता है, यानी वेस्ट से सूरज निकलता है और ईस्ट में जाकर जो है वो डूबता है। कौन सा प्लैनेट है? अगेन चीज़ को याद रखिएगा कि नहीं पता अगर प्लैनेट के बारे में तो वीनस पर रिस्क ले सकते हैं। ओके, तो इसका आंसर भी राइट जो है वो वीनस रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स जो हैं वो कौन से प्लैनेट के हैं, ठीक है। सैटेलाइट्स या आप मून भी कह सकते हो। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स या मून जो है वो कौन से प्लैनेट के हैं? तो बिल्कुल जैसा कि आपको बता दूं कि एक प्लैनेट है उसके 82 मून्स हैं। जैसे हमारे अर्थ का एक मून है, एक प्लैनेट है जिसके 82 मून्स भी हैं, और एक प्लैनेट है जिसके 79 मून्स भी हैं, ठीक है। तो 79 मून्स जो हैं ये हमारे जुपिटर भाई साहब के हैं, और 82 मून्स जो हैं हमारे सैटर्न भाई साहब के हैं। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स या लार्जेस्ट नंबर ऑफ मून अगर किसी प्लैनेट के हैं तो दैट इज सैटर्न। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 है कि विच गैस इज प्रेजेंट इन स्टार, ठीक है। तो स्टार ले लीजिए, आप अपना सन ले लीजिए, इसमें कौन कौन सी गैसेस जो है, मेन दो गैसेस जो हैं वो मौजूद रहती हैं। तो थ्योरी लेक्चर में मैंने स्टार्स की जब ओरिजिन था तो वहाँ पर मैंने आपको बिल्कुल काफ़ी डिटेल में बताया था कि सबसे पहले तो हाइड्रोजन उनके अंदर मौजूद होती ही होती है, और जब उनकी स्टेजेस जो हैं वो आगे आगे जैसे बढ़ती हैं तो हाइड्रोजन जुड़ता है और हीलियम बनाता है। तो हाइड्रोजन और हीलियम दोनों मौजूद होती हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 है हु डिस्कवर द रिंग्स ऑन सैटर्न। तो सैटर्न प्लैनेट जो है, यानी सैटर्न है और सैटर्न के आगे जितने भी प्लैनेट रहते हैं, जुपिटर है, सैटर्न है, नेपच्यून है, यूरेनस है, यहाँ पर आपको क्या होता है कि रिंग्स इनके अंदर दिखाई देती हैं। जब आप बाहर सोलर सिस्टम से इन प्लैनेट्स को देखते हो तो इनके इर्द गिर्द ऐसे रिंग्स बनी दिखाई देती हैं आपको। ये रिंग्स क्या होती हैं एक्चुअली में? ये रॉक्स या डस्ट का एक गुब्बारा सा होता है, या एक हम एक डिस्क सी कहते हैं, डिस्क सी होती है जो कि इन प्लैनेट्स के इर्द गिर्द घूमती रहती है इनकी ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। लेकिन क्या होता है कि सैटर्न, जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून, इन चारों की ही इर्द गिर्द आपको रिंग्स दिखाई देंगी। लेकिन सैटर्न प्लैनेट एक ऐसा है जिसकी रिंग्स जो है वो काफ़ी डार्क हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से वो आपको दिखाई देती हैं। अगर आप उसकी पिक्चर भी लेते हो तो दूर से पिक्चर में भी आपको वो रिंग्स जो हैं इसके इर्द गिर्द वो दिखाई देंगी। बाकी प्लैनेट्स की रिंग्स जो हैं वो थोड़ी फेंट रहती हैं, वो ज़्यादा दिखाई नहीं देती। तो रिंग्स जो थी सैटर्न प्लैनेट की, वो सबसे पहले किसने डिस्कवर की थी वहाँ पर कि यहाँ पर रिंग्स की मौजूदगी है? तो ऑप्शन सी गैलीलियो जो है इसका राइट आंसर है। गैलीलियो ने सबसे पहले डिस्कवर किया था कि यहाँ पर आपको रिंग्स की मौजूदगी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 है कि विच कॉमेट इज सीन ऑन अर्थ एवरी 75 टू 76 ईयर। तो कौन सा कॉमेट है इनमें से जो कि अर्थ पर हर 75-76 साल के बाद अर्थ पर आके उसको टकराता है वो, ठीक है। आजकल तो टेक्नोलॉजी आ गई है, आजकल हम एटमॉस्फेयर में ही इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन जब तक टेक्नोलॉजी नहीं थी तो ये हमेशा अर्थ को हिट करता था 76 ईयर में, हर 76 ईयर में एक आध बार, ठीक है। तो वो कौन सा कॉमेट था? तो बिल्कुल आंसर इज ऑप्शन ए, हेले कॉमेट्स, ठीक है। हेले कॉमेट्स जो है ये हर 75 टू 76 ईयर में अर्थ को एक बारी टकराता था, ठीक है। अब भी टकराता होगा लेकिन इसको बाहर ही हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। आखिरी क्वेश्चन है कि सेकंड पर्सन टू प्लेस फुट ऑन मून, ठीक है। पहला पर्सन जो है वो तो आपको पता ही होगा कि मून पर सबसे पहले किसने कदम रहा। नो डाउट नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे सबसे पहले पर्सन थे।
लेकिन सेकंड पर्सन कौन से थे? तो मैं आपको बताता हूँ, जब मून के लिए सबसे पहली फ्लाइट गई तो उसमें ये तीनों बंदे जो थे ये मौजूद थे, ठीक है? उसमें नील आर्मस्ट्रांग भी आपको देखने को मिल रहे थे, सॉरी, नील आर्मस्ट्रांग भी थे, वहाँ पर बज़ एल्ड्रिन भी थे और वहाँ पर माइकल कॉलिन भी थे। ये तीनों बंदे जो थे वो उस फ्लाइट में गए थे जो कि पहली बार मून के पास जो है वो जा रही थी। क्या होता है कि नील आर्मस्ट्रांग जो है जब मून पर पहुँचते हैं तो सबसे पहले इंसान जो कदम रखते हैं वहाँ पर, वो रहते हैं हमारे नील आर्मस्ट्रांग, और सेकंड पर्सन जो वो कदम रखते हैं दैट इज़ बज़ एल्ड्रिन, ठीक है? तो इसका आंसर जो है राइट वो बज़ एल्ड्रिन रहेगा। उसके बाद माइकल कॉलिन जो है वो उनके साथ जाते तो ज़रूर हैं, लेकिन वो मून पर नहीं उतरते। वो जब सैटेलाइट मून के इर्द गिर्द ऑर्बिट जब कर रही होती है तो वो उस ऑर्बिटर में ही रुक जाते हैं, वो नहीं जाते बाहर, ठीक है? तो वो ऑर्बिटर में ही रहते हैं एंड बाकी भाई साहब दो हमारे मून के ऊपर वॉक वगैरह करके उसके बाद वापस से अपनी रॉकेट में बैठकर तो धरती पर आ जाते हैं वापस, ठीक है? तो ये तीनों नाम जो है ज़रूर याद रखिएगा, काफ़ी ज़रूरी नाम हैं, तो ये आपको शायद काम आएंगे, ठीक है? तो आज की वीडियो में इतना ही है, 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो भी वीडियो जो है वो आपको मिल जाएगी जल्दी। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए एडवर्ड विंग्स।